नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी। आज हम लोग जानने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कुकुरमुत्ता कविता का अर्थ संदर्भ, जो कि NTA नेट के इकाई 5 के भाग दूसरा जो इस प्रकार से है। शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारणों से तू रहा न्यारा। वरना क्या तेरी हस्ती है पोछ तू, कांटों ही से भरा है यह सोच तू। कली जो चटकी अभी, सूख कर कांटा हुई होती कभी। रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी। संदर्भ, जो कि इस प्रकार से कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है। व्याख्या: तू केवल संपन्न वर्ग का प्रिय रहा है, इसी कारण तू सदैव जन सामान्य से अलग रहा। पूंजीपतियों के सानिध्य में रहकर भी तू स्वयं को शक्ति संपन्न समझ रहा है। वरना तेरा हस्ती कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांटों से तेरी व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। तू यह भली प्रकार सोच ले कि जिस विकसित कली पर आश्रित होकर तू अभिमान कर रहा है, यदि उस पर पानी का निरंतर सिंचन न होता तो वह कभी भी सूख गई होती। भाव यह है कि गुलाब का निर्माण खाद, पानी आदि आवश्यक जीवन तत्वों के सहयोग से हुआ है। इसी कारण कुकुरमुत्ता उसे खानदानी हरामी तक भी कह देता है। विशेष अलंकार: वक्रोक्ति क्या हस्ती है, पूंजीवादी सभ्यता का करारा व्यंग्य किया गया है। डॉक्टर जगदीश शरण ने अपने विरहित ग्रंथ निराला साहित्य का विचार पक्ष में इन पंक्तियों पर टिप्पणी करते हैं। वे लिखता है कि धनी व्यक्ति केवल शाहों राजाओं के प्रिय होते हैं। उन्हें निर्धनों की आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं रहता। गुलाब को खानदानी हरामी कहकर निराला जी उसकी निर्बलता और नपुंसकता की ओर संकेत करते हैं। गाली देना काव्यगत दोष है। इसे मार्क्सवादी स्थूलता का प्रभाव कह सकते हैं। बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, दूर से जो दिख रहे थे अधगरे। जगह गंदी रुका सरता हुआ पानी, मोरियों में जिंदगी की लंतरानी। बिलबिलाते कीड़े बिखरी हड्डियाँ, सेलहरों की परों की थी गड्ढियाँ। कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे। संदर्भ, पूर्व पंक्तियों के समान। व्याख्या: निराला कहते हैं कि नवाब के सुंदर बाग के निकट उसके सेवकों की झोपड़ियाँ थीं। उन्हें दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो वे जमीन में अधगरे हो, अर्थात उनमें अस्तित्व नहीं था। झोपड़ियों के पास ही गड्ढियों का नालियों में बहुत दिनों से रुका हुआ पानी था, जो प्रायः सड़ चुका था। उन सेवकों की जिंदगी बिलबिलाते कीड़ों के समान थी। चारों ओर जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। कहीं मुर्गियों तो कहीं अंडे और कहीं धूप में कंडे सूखते हुए दिखाई पड़ रहे थे। यही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था। विशेष अलंकार विशेषण विपर्यय जिंदगी की लंतरानी विभत्स रस का परिपाक हुआ है। इन पंक्तियों में धनी वर्ग और सरहारा वर्ग के आर्थिक भेद का परिचय मिलता है। निराला ने यह भेद अपनी रचनाओं में यत्र तत्र दिखाया है तथा गांव के अधिक जनकूली या किसान हैं। कुछ पुराने पर्जे जैसे धोबी, तेली, बढ़ी, नाई, लोहार, बारी, तरक्कीहार, चूहीहार, बेहना, कुम्हार, डोम
इत्यादि कामकाज दिवाली जैसे पर्वों के दिन मानो ले जाने वाले मछली परिपाटी से हुए मरे ब्याह में दिवाला लाते हुए जमींदार के वाहन बाकी परदेश में कोरियों के नौकर हैं, महाजनों के दबेल नए पत्ते वर्णन यथार्थवादी हैं। कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी जब बाहर से नवाब के मुंह में आया पानी। बादी से की पूछताछ उनको हो गया विश्वास। माली को बुला भेजा, कहा कुकुरमुत्ता चल कर ले आ तू ताज़ा ताज़ा। माली ने कहा हुजूर कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा है अर्ज हो मंजूर, रहे हैं अब सिर्फ गुलाब। गुस्सा आया कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब जहाँ थे उगा, सबके साथ हम भी चलते हैं अब। कुकुरमुत्ता बोला माली फरमाए मुआफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। संदर्भ नवाब की बेटी कुकुरमुत्ते की बात अपने पिता से कहती है। व्याख्या नवाब की पुत्री बाहर ने जब कुकुरमुत्ता का कलिया अर्थात कबाब खाया तो उसने उसकी प्रशंसा नवाब से की, साथ ही उसने कुकुरमुत्ता की कहानी नवाब को सुना दी। जब नवाब ने अपनी पुत्री के मुख से कुकुरमुत्ता के कबाब की तारीफ सुनी तो वह बड़ा खुश हुआ। बादी से पूछताछ की करने पर उसे और पक्का विश्वास हो गया, अतः उसने माली को तुरंत ताज़ा कुकुरमुत्ता लाने का आदेश दिया। माली ने कहा कि हुजूर क्षमा करे, वहाँ अब कुकुरमुत्ता नहीं है, यदि आपकी आज्ञा हो तो उसकी जगह गुलाब को ले आऊं। यह सुनकर नवाब क्रोधित हो गए और कहने लगे कि पुनः कुकुरमुत्ता को वहीं उगाओ जहाँ गुलाब थे, क्योंकि हम सभी के साथ अब कुकुरमुत्ता को भी चाहते हैं। माली ने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर गलती क्षमा करें, किंतु सच यह है कि कुकुरमुत्ता को अपनी इच्छानुसार पैदा नहीं किया जा सकता। विशेष अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश ताज़ा ताज़ा, विशेषोक्ति उगाया नहीं उगता। इन पंक्तियों में सर्वहारा वर्ग की महत्ता और चिंतनता पर प्रकाश डाला गया है। डॉक्टर जगदीश शरण के अनुसार संसार की प्रत्येक चेतन और अचेतन वस्तु में सर्वहारा का रूप झलकता है। संसार का समस्त कार्य केवल उसके द्वारा ही संपन्न हुआ है। यदि वह अपने अधिकारों के लिए क्रांति का आहन करे तो बलशाली भी उसके सामने नपुंसक हो जाते हैं। संसार की सभी सुंदर, उपयोगी, मूल्यवान और महत्वपूर्ण वस्तुओं में सर्वहारा का ही श्रम झलकता है। उसी का समस्त संसार पर एक छत्र राज्य है। संसार की हर चीज का उद्गम स्थल सर्वहारा वर्ग ही है। यदि संसार से यह वर्ग मिट जाए तो घनी वर्ग की महत्ता और उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार पाप के बिना पुण्य की व्याख्या असंभव है, उसी प्रकार सर्वहारा वर्ग के बिना धनिकों की सत्ता अकल्पनीय है। इस अर्थ में सर्वहारा वर्ग ही सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। डॉक्टर दूधनाथ सिंह के अनुसार पूरी कविता के व्यंग में कहीं भी घृणा की आवेश जर्जरता नहीं है, बल्कि अपनी सार्थकता के प्रति घोर आत्मविश्वास का प्रकाशन है। अपनी सार्थकता के प्रति अर्थात अंत में, कविता के अंत में भारतीय जन समाज के बारे में उस सांस्कृतिक परंपरागत सच्चाई का प्रतिपादन की है। नवाब द्वारा कुकुरमुत्ते की मांग किए जाने पर माली का यह कहना है कि कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता, उस सच्चाई को प्रमाणित करता है। साधारण या सामान्य को पैदा नहीं किया जा सकता, वह अपने अस्तित्व की सार्थकता और ऊपरी नग्नता में भी स्वतंत्र हैं।
स्वयंभू हैं। संसार की प्रत्येक चेतन और चेतन वस्तु में अपनी उपस्थित बताता हुआ कुकुरमुत्ता अपनी विशेषता को गुलाब से इस तरह प्रस्तुत करता है। कुछ पंक्तियाँ। देख मुझको मैं बरा डेर बालिशत और ऊंचे का चढ़ा और सपने से उगा मैं, बिना दाने का चुगा मैं, कलम मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप जगता, तू है नकली मैं हूँ मौलिक, तू है बकरा मैं हूँ कोलिक, तू रंगा और मैं धुआं, पानी में तू बुलबुला, तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैंने गिरते से उभारा, तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक की दी तीन मैंने गुन सुनाकर। अर्थात दोस्तों, इस कविता में पूंजीहारा वर्ग और गरीब वर्ग दोनों का में क्या अंतर है उसको स्पष्ट करके निराला जी ने यहाँ पे दर्शा। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो इसी तरह से लाते रहूं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।